आज का पूरा दिन यूं ही निकल गया। गार्डन से निकलने के बाद आर्य ने एक बार के लिए भी मन्नत को आज नहीं देखा। आज पूरा दिन मन्नत चुपचाप थी। वो तो वैसे भी ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन आज तो वो एकदम ही खामोश हो गई। मन्नत को ऐसे देखकर अनिकेत और इशिका को अब टेंशन होने लगी। वो दोनों जानते थे कि मन्नत कभी भी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कहती है। वो अंदर ही अंदर घुटती रहेगी पर किसी से कुछ नहीं कहेगी। क्लास खत्म होते ही इशिका और अनिकेत मन्नत को लेकर एक कैफे में आ गए। मन्नत आना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसे भी पता था कि वो कुछ भी कर सकती है पर अपने इन दोनों दोस्तों को कभी मना नहीं कर सकती है। मन ना होते हुए भी मजबूरन उसे उन दोनों के साथ जाना पड़ा। कैफे में इशिका के थोड़ा जोर देने से मन्नत ने रोते हुए उन दोनों आज सुबह हुई सारी बातें बता दिया और साथ में अपना फैसला भी सुना दिया। मन्नत भले ही पूरी दुनिया से अपने दिल का हाल छुपा सकती है, पर अपने इन दोनों दोस्तों के सामने वो तोते की तरह सब कुछ बोल देती थी। आज भी वही हुआ। इधर मन्नत की बात सुनकर जहां इशिका गुस्से से फटने को तैयार थी, वहीं अनिकेत काफी टेंशन में लग रहा था। उसे चिंता हो रही थी मन्नत के लिए, उसका करियर, उसकी आगे की पढ़ाई को लेकर वो टेंशन में था। तभी इशिका ने दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, मन कर उस आर्य अग्निहोत्री को नहीं छोड़ने वाली और इस बार तू मुझे नहीं रोकेगी, मैं बता रही हूँ। मन्नत, नहीं ईशु, देख मैंने तो ऑलरेडी फैसला कर ही लिया है कि अब मैं इस कॉलेज में नहीं रहने वाली। लेकिन तुम लोग तो यहीं रहोगे ना, तो खामखा में यहाँ रहकर उनसे लड़ना कोई अक्लमंदी की बात तो नहीं है। और अब जब मैंने कॉलेज छोड़ने का फैसला ले ही लिया है तो यह सब बेकार है। इशिका, लेकिन मन्नत ने इशिका की बात को बीच में ही कटते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं ईशु, तुम दोनों को मेरी कसम, तुम दोनों इस बारे में कुछ नहीं कहोगे और ना ही कुछ करोगे। और हाँ, घर में मम्मी पापा से भी मैं खुद ही बात कर लूंगी। उधर आर्य ने आज गुस्से में मन्नत को कॉलेज से निकालने की बात तो कर दिया था, उसने मन्नत को अपना चेहरा भी उसे दिखाने से मना कर दिया था। उसके ज़हन में रह रहकर मन्नत का उसे छोटे मानसिकता वाले इंसान कहना आ रहा था। इसीलिए मन्नत पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों उसे आज कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे नहीं पता क्यों, पर उसके आंखों के सामने बार बार मन्नत का वो आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा आ रहा था। मन्नत का आर्य को गुस्से में छोटे मानसिकता वाले इंसान कहना उसे भी गुस्सा दिला गया और उसने गुस्से में मन्नत को उसके सामने आने से मन कर दिया। मन्नत भी आर्य के बिहेवियर से इतना आहत हो गई कि उसने भी अगले 4 दिनों में उस पौधे को ठीक करने के बाद खुद से ही इस कॉलेज छोड़ने का फैसला कर लिया। इस घटना के बाद और 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों में मन्नत एक बार भी आर्य के आंखों के सामने नहीं गई। मन्नत को पता था कि आर्य का केबिन गार्डन के पास ही है, इसीलिए वो सुबह आर्य के कॉलेज आने पहले ही गार्डन में जाकर उस पौधे पर मेडिसिन लगाकर उसे चेक करके अपने क्लास में चली जाती थी। बीच बीच में आर्य के केबिन में ना होने के दौरान 1-2 बार जाकर उसे पौधे को देख आती थी। मन्नत बहुत ही सेंसिटिव लड़की थी। अगर एक बार किसी की बातें एक बार दिल पर लग जाए तो वो आसानी से उसे नहीं भूलती थी। आर्य की बातों ने भी उसका बहुत दिल दुखाया था। इसीलिए मन्नत ने आर्य को पूरी तरह से अवॉइड करने का फैसला कर लिया था। मुझे 2 दिन में मन्नत ने आर्य का एक भी क्लास अटेंड नहीं किया। जब भी उसे आर्य कहीं दिख जाता तो वो आर्य की नज़रों से बचने के लिए या तो कहीं छुप जाती या फिर अपना रास्ता बदल के किसी दूसरी ओर चली जाती। ऐसे ही और 2 दिन निकल जाते हैं। दूसरी ओर आर्य अपने कैबिन में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। दरअसल उस दिन मन्नत को अपने सामने आने से मना करने के बाद से उसने एक बार भी मन्नत को नहीं देखा था। गुस्से में उस दिन उसने मन्नत से कह तो दिया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से एक बार भी मन्नत को ना देख पाने से उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जिसकी वजह उसे खुद को भी मालूम नहीं था। वह अपने केबिन में बैठकर यही सोच रहा था। उसने अपने मन में कहा, मैंने खुद ही तो उस लड़की मेरे सामने आने से मना किया था, तो फिर मुझे यह कैसी बेचैनी हो रही है और क्यों ही हो रही है? मुझे क्यों कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है? यह कैसा अजीब सा खालीपन मुझे महसूस हो रहा है? क्यों
क्यों बार बार मेरी आंखों के सामने उसका वही आंसुओं से भरा हुआ चेहरा आ रहा है? उसने मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट की थी। आज तक आर्यमन अग्निहोत्री के सामने किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई और उस लड़की ने मेरे मुंह पर इतना कुछ बोल दिया। मुझे तो उस पर गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन मैं तो ठीक से उस पर गुस्सा भी नहीं हो पा रहा हूँ। उल्टा मुझे तो उसे देखने का मन हो रहा है, जानने का मन हो रहा है कि वह ठीक है भी या नहीं। अरे मुझे क्या ही करना है जानकर कि वो कैसी है। जैसी भी हो। आहा है, यह क्या हो रहा है मेरे साथ? वो झल्लाकर अपने बालों में हाथ फेरने लगा। लेकिन आज तो आर्य का दिल जैसे बगावत पर उतर आया हो। उसका दिल रह रहकर मन्नत की बस एक झलक पाने को तरस रहा था और यही बात उसे और ज्यादा पागल बना रहा था। थक हर कर आर्य ने मन्नत के ही क्लास के एक प्रोफेसर के साथ अपना क्लास एक्सचेंज कर लिया। मन्नत इस वक्त अपने क्लास में अपने सिर को अपने बैग से टिकाए हुए आंखें बंद किए हुए बैठी थी। तभी उसे सभी स्टूडेंट्स की एक्साइटमेंट से भाई हुई आवाज सुनाई दी। सब एक साथ चिल्ला उठे, गुड मॉर्निंग सर। आर्य ने भी स्टूडेंट्स को रिप्लाई में गुड मॉर्निंग विश किया। मन्नत ने जब सबकी आवाज सुनी तो उसने अपना सिर उठाकर देखा, मगर जैस ही उसने आर्य को वहां देखा तो उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने उसी वक्त अपनी नजरें नीची कर ली। खुद को ऐसे इग्नोर होता देखकर आर्य को गुस्सा आने लगा। उसने मन में कहा, इतना एटीट्यूड हाँ है, मुझे देखकर भी मुझसे नजरें फेर लिया। ठीक है, अब देखता हूं कि तुम क्या करती हो मिस मन्नत। अपने मन में यह सोचते ही उसके होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने मन्नत को देखता हुए कहा, मिस मन्नत, आप यहाँ सामने आकर बैठिए और मिस आलिया, आप मन्नत की जगह जाकर बैठिए। आर्य की बात सुनकर जहां मन्नत उसे हैरानी से देखने लगी, वहीं आलिया जिसको आर्य ने मन्नत की जगह पर जाकर बैठने को कहा था, उसको मन्नत के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्लास में सभी खुसुर फुसुर करने लगे। आलिया ने मुश्किल से अपने गुस्से को शांत करते हुए आर्य से कहा, लेकिन सर, यह तो मेरी सीट है, मैं हमेशा यही बैठती हूँ। आर्य, क्या ऐसा इस सीट पर लिखा हुआ है मिस आलिया? आलिया कंफ्यूज्ड होकर, जी सर। आर्य, मतलब क्या इस सीट आप कहीं भी आपका नाम लिखा हुआ है? आलिया थोड़ा हिचकिचाते हुए, जी ना, नहीं सर। आर्य, तो इसका मतलब है कि कोई भी प्रोफेसर किसी भी वक्त किसी भी स्टूडेंट का सीट चेंज कर सकते हैं, राइट मिस आलिया? आलिया अपना सिर झुकाए हुए, जी सर। आर्य, तो फिर जाइए, आर्य ने आलिया को इशारा करते हुए कहा। आलिया की गुस्से में मुट्ठियां भींच गई। उसने मन ही मन सोचा, मन्नत, तुम्हारी वजह से आप जो मेरी इंसल्ट हुई, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी और इसका बदला तो एक दिन मैं तुमसे लेकर रहूंगी। इतना सोचकर वो अपने सीट से उठने को हुई ही थी कि उसे मन्नत की आवाज सुनाई देती है। मन्नत ने आर्य की आंखों में आंखें डालकर कहा, लेकिन मैं अपनी जगह पर ही ठीक हूं, मुझे कहीं नहीं जाना। मन्नत की बात सुनकर पूरा क्लास मन्नत को मुंह फाड़े देखने लगा, क्योंकि उसने सर को मुंह पर मनाजो कर दिया है। सभी स्टूडेंट्स में एक बार फिर से खुसुर फुसुर होने लगी। क्लास में आने के बाद जब आर्य ने नोटिस किया कि मन्नत उसे इग्नोर कर रही है, तो अचानक ही उसे गुस्सा आने लगा। मन्नत कुछ बेंच पीछे बैठी थी। उसने मन्नत को देखते हुए उसे सामने आलिया नाम की एक लड़की की जगह पर आकर बैठने को कहा। इस बात से आलिया को मन्नत के ऊपर बहुत गुस्सा आया। दूसरी ओर गुस्सा तो मन्नत को भी आया। उसने साफ शब्दों में आगे जाकर बैठने से मना कर दिया। मन्नत के ऐसे आर्य के मुंह पर मना कर देने से पूरे क्लास में एक बार फिर से खुसुर फुसुर होने लगी। लेकिन मन्नत के जवाब से आर्य होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने अपने मन में कहा, मिस मन्नत, आप क्यों एक ही बार में मेरी बात नहीं सुनी है? हमेशा मेरी बात के खिलाफ जाना जरूरी होता है क्या? जब बाद इमरी बात ही आपको माननी पड़ती है तो क्यों खामखा में जिद करती है आ? लेकिन एक बात तो है, आपकी जिद तोड़ने में भी अब तो एक अलग ही मजा आने लगा है। अपने मन में यह सब सोचने के बाद आर्य मन्नत से कहता है, आर्य, मिस मन्नत, मैंने आपसे पूछा नहीं है कि आप आगे आ रही है या नहीं। आपके प्रोफेसर होने के नाते मैंने आपको यह ऑर्डर दिया और मुझे लगता है
कि एक स्टूडेंट होने के नाते मैं आपसे इतनी शिष्टाचार कर्टसी की उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि आप अपने प्रोफेसर की बात माने। इतना कहकर आर्य मन्नत को ही देखने लगा। वहीं मन्नत भी आर्य की बात सुनकर कुछ पल के लिए उसे अपनी गुस्से से आग उगलती हुई नजरों से घूरता रहा। इशिका ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए मन्नत का हाथ पकड़कर उसे हल्का सा हिलाते हुए धीरे से कहा, कोई बात नहीं मन, बस एक ही पीरियड की तो बात है, आगे चलकर बैठते हैं ना। इशिका की बात पर मन्नत आर्य से अपनी नजरें फेर कर उसे देखती है और एक गहरी सांस छोड़कर हाँ में अपना गर्दन हिला देती है। मन्नत अपना बैग लेकर आगे की ओर जाने लगती है तो इशिका भी मन्नत के साथ चल देती है। इशिका को मन्नत के साथ आता हुआ देखकर आर्य की आंखें छोटी हो जाती है। वो इशिका से कहता है, आर्य, मिस इशिका, मैंने शायद मिस मन्नत को आगे आकर बैठने को कहा है और किसी को नहीं। इशिका, मगर सर, मैं और मन बचपन से हमेशा से ही साथ में बैठते हैं। आर्य, मिस इशिका, ना तो यह किंडरगार्टन है और ना ही आप दोनों अभी भी बच्ची है जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर हर जगह जाती रहेंगी। ग्रो अप मिस इशिका। मैं कोई राक्षस नहीं हूं जो आपके दोस्त को खा जाऊंगा। आर्य की बात सुनकर इशिका ने बेचारी सी शक्ल बनाते हुए मन्नत को देखने लगी। मन्नत ने भी उसे आंखों से इशारे में हाँ कहा। तभी एक बार फिर से सबको आर्य को आवाज सुनाई दिया। आर्य, मिस इशिका, अगर अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हो तो आप अपने सीट पर बैठ सकती है और मिस मन्नत आप भी यहाँ सामने आकर बैठ जाइए। मेरे पूरा दिन नहीं है आप लोगों के साथ फालतू के टाइम पास करने के लिए। आर्य की बात सुनने के बाद मन्नत अपना बैग लेकर गुस्से में आलिया की सीट पर जाकर बैठ गई। वहीं इशिका भी अपनी जगह पर बैठते हुए खुद ही खुद से कहने लगी, इशिका, राक्षस, अरे नहीं नहीं, आप राक्षस कैसे हो सकते हो? आप तो राक्षस बिल्कुल नहीं हो। आप तो ड्रैकुला या फिर हाँ, वो वैम्पायर हो जो जब देखो तब बेचारी मेरे मन का खून चूसते रहते हो। इशिका ने यह सारी बातें कह तो रही थी बहुत धीमे ही, मगर अनिकेत जो कि बिल्कुल उसके साथ ही बैठा था उसने सब सुन लिया था। उसने इशिका की हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जा इशु। हम इस वक्त क्लास में है और सामने खड़ा यह इंसान हमारे प्रोफेसर है। हम यहाँ इनको कुछ नहीं कह सकते हैं। इशिका, पता है मुझे, तभी तो चुप हूँ, वरना बाहर कहीं मिलता ना तो इसका तो मैं सिर फोड़ देती। बड़ा आया मेरे मन को हर्ट करने वाला हूँ। इशिका की बात पर अनिकेत ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर दोनों ने ही आर्य की लेक्चर सुनने लगे। दोनों को ही मन्नत की चिंता तो हो रही थी पर इस वक्त वो दोनों ही कुछ नहीं कर सकते थे। इधर अब तक मन्नत ने भी अपने गुस्से को शांत कर चुकी थी। सिचुएशन चाहे जो भी हो, मन्नत कभी भी किसी भी चीज के लिए अपनी स्टडी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। इसीलिए इस वक्त भी मन्नत ने आर्य को पूरी तरह से इग्नोर करने का मन बना लिया और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में फोकस करने का भी सोच लिया था। मन्नत जब सामने की सीट पर जाकर बैठी थी तो अपना गुस्सा शांत करने के लिए उसने अपनी आंखें बंद करके अपना सिर झुका लिया था। वो आंखें बंद किए हुए, सिर झुकाए हुए बैठी थी कि तभी उसे आर्य को आवाज सुनाई देती है। आर्य पहले सबको देखता है और फिर मन्नत को एकटक देखते हुए कहता है, आर्य, सो गाइस, अब जब तक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब तक आप सभी का ध्यान और नजरें मुझ पर होना चाहिए। सबको मेरी बात समझ में आ गई। सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ कहा, यस सर। लेकिन मन्नत ने कुछ नहीं कहा। तो आर्य उसी को देखते हुए एक बार फिर से थोड़ा तेज आवाज में पूछा, डू यू गेट इट? यस और नो? आंसर मी राइट नाउ। मन्नत जो अब तक चुप थी वो भी यह अच्छे से समझ रही थी कि आर्य उसी के मुंह से हाँ सुनना चाहता है। वो बात को एयर आगे नहीं खींचना चाहती थी। इसीलिए इस बार उसने भी सबके साथ कहा, यस सर। मन्नत के मुंह से यस सर सुनने के बाद आर्य के चेहरे पर आखिरकार एक जंग जीतने वाली मुस्कान आ ही जाती है। आर्य को लगा कि आखिरकार उसने मन्नत को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर ही दिया। पर तब क्या होगा जब आर्य को पता चलेगा कि मन्नत ने खुद यह कॉलेज छोड़ दिया है।
क्या आर्य मान लेगा मन्नत का यूं कॉलेज छोड़कर चले जाने को, या फिर वो ऐसा कुछ करेगा जिससे मन्नत यह कॉलेज छोड़कर जा हो नहीं पाएगी? मन्नत आर्य से ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी और वो बात को ज्यादा खींचना भी नहीं चाहती थी। इसीलिए वो आर्य के कहने पर सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गई। मन्नत को अपनी बात मानता देखकर आर्य भी काफी खुश हो गया और आगे पढ़ाने में कंसंट्रेट करने लगा। ऐसे ही 5वां दिन भी गुजर गया। अगले दिन आज भी मन्नत सुबह आर्य के आने से पहले ही कॉलेज में आ गई। उसने देखा कि गार्डन का गेट अभी भी लॉक है। वो सूरज के रूम के पास चली गई और उसे आवाज लगाते हुए कहा कि वो गार्डन का गेट खोल दे। सूरज कुछ काम कर रहा था। वो अपने कमरे से बाहर निकल आया। उसने मन्नत को ही गार्डन की चाबी देते हुए कहा, सिस्टर आप जाओ, मैं कुछ काम करके अभी थोड़ी देर में आता हूँ। मन्नत, ठीक है सूरज भाई, पर आप सर के आने से पहले आ जाना, नहीं तो वो आपको भी बुरा कहेंगे। सूरज थोड़ा मुस्कुराते हुए, ठीक है। फिर मन्नत वहां से गार्डन की ओर चली गई। गार्डन में जाकर मन्नत ने जैसे ही उस पौधे को देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो वापस से दौड़कर सूरज के रूम के पास आ गई और जोर जोर से सूरज को बुलाने लगी। सूरज जो कुछ काम कर रहा था वो घबरा गया और अपने रूम से बाहर आ गया। फिर उसने मन्नत को देखकर चिंता भरी आवाज में पूछा कि क्या हुआ। मन्नत ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बस हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अपने साथ ले गई। मन्नत जब सूरज का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जा रही थी तभी दूसरी ओर से आर्य भी अपनी केबिन में जा रहा था। उसने मन्नत और सूरज को एक साथ जाते हुए देख लिया, लेकिन जब उसने मन्नत को सूरज का हाथ पकड़े हुए देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। एक पल के लिए तो उसने खुद ही उन दोनों के पीछे जाने के बारे सोचा, लेकिन फिर उसका ईगो बीच में आ गया। वो जल्दी से अपने केबिन के अंदर चला गया। केबिन के अंदर जाते ही वो जल्दी से खिड़की के पास चला गया। पर्दा हटाने के साथ ही जो मंजर उसके आंखों के सामने आया, उससे अनजाने में ही उसकी हाथों की मुट्ठियां बंध गई। दरअसल हुआ यूं कि आज सुबह मन्नत ने गार्डन में आते ही देखा कि उस पौधे की एक टहनी पर एकदम छोटा सा एक पत्ता निकल कर आ रहा है। यह देखकर मन्नत बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। इसीलिए वो भागकर सूरज के पास चली गई और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अपने साथ ले आई। इस वक्त सूरज और मन्नत दोनों ही जमीन पर बैठे हैं। दोनों का ही चेहरा एक दूसरे के एकदम करीब है। क्योंकि वो पौधा छोटा सा है और उसकी टहनी उससे भी ज्यादा छोटी है जिसमें वह पत्ता निकला है, इसीलिए दोनों को ही जमीन पर बैठकर उस पौधे के पास जाकर देखना पड़ रहा है, जिस वजह से दोनों का चेहरा भी करीब आ गया। मन्नत ने सूरज को अपना भाई माना है और सूरज भी मन्नत को अपनी बहन समझता है। इसीलिए यह बात उन दोनों के दिमाग में तो नहीं आई है, लेकिन आर्य जो अपने केबिन के खिड़की से उन दोनों को देख रहा था, उसे उन दोनों का इतने पास पास बैठना अच्छा नहीं लगा। उधर गार्डन में मन्नत उस निकलते हुए पत्ते को देख रही थी। इस वक्त उसके आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। सूरज ने जब मन्नत की आंखों में आंसू देखा तो उसकी फिक्र करते हुए पूछा, क्या हुआ सिस्टर, तुम रो रही हो? पर तुम रो क्यों रही हो? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि अब तो सर भी तुम्हें कॉलेज से बाहर नहीं निकालेंगे। जैसे ही मन्नत ने सूरज के मुंह से यह बात सुनी तो उसकी होठों की मुस्कान धीरे धीरे फिंकी हो गई। उसने अपनी आंसुओं को पोंछते हुए कहा, भले ही आपके सर अब मुझे नहीं निकालेंगे, पर अब खुद ही इस कॉलेज में नहीं रहूंगी। मैं खुद इस कॉलेज को छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि जहां इंसान की कदर नहीं, उसे उसके रूप रंग के हिसाब छोटा या बड़ा करके देखा जाए, मुझे वहां नहीं रहना। सूरज ने मन्नत की बात सुनी तो उसे मन्नत के लिए बुरा लगा। उसने फिर भी मन्नत को समझते हुए कहा, लेकिन सिस्टर, अगर तुम ऐसे ही कॉलेज छोड़कर चली जाओगी तो तुम्हारे पढ़ाई का भी तो नुकसान होगा। सूरज को ऐसे खुद के लिए चिंता करते देखकर एक बार फिर से मन्नत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सूरज की ओर देखते हुए कहा, सूरज भाई आप चिंता मत कीजिए, दुनिया में यह एक ही कॉलेज तो नहीं है ना।
यहाँ नहीं तो किसी और कॉलेज में मैं एडमिशन ले लूंगी और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लूंगी। तो आप मेरी चिंता तो बिल्कुल भी मत कीजिए। फिलहाल तो मैं जो स्टेप्स करती हूँ आप बस ध्यान से उसे देखिए, क्योंकि परसों से तो आपको ही इस पौधे की देखभाल करनी है। और हाँ, कल तो आऊंगी, मगर कल आप मेरे सामने आज मैंने जो स्टेप्स किया है वो सब रिपीट करेंगे। ऐसा कम से कम और 1 हफ्ते तक करना होगा। तो जब मैं नहीं रहूंगी तब आपको ही तो करना है यह सब। क्यों करेंगे ना मेरी एब्सेंस में इन सब का, खासकर इसका अच्छे से देखभाल। जब मन्नत यह सब बोल रही थी तब सूरज की भी आंखें हल्की नम हो गई थी। वो मन्नत को सिस्टर सिर्फ कहता ही नहीं था बल्कि उसे अपनी बहन मानने भी लगा था। उससे कुछ कहा नहीं गया, उसने बस धीरे से अपना गर्दन हाँ में हिला दिया। दूसरी ओर अपने केबिन में बैठा आर्य इन दोनों को ऐसे खुलकर बात करते हुए देखे जा रहा था। उसने झल्लाकर खुद से अपने मन में कहा, यह लड़की हमेशा सबके साथ हंस कर बातें करती रहती है, लेकिन जब भी मुझसे बात करती है तो उस वक्त ये दुनिया जहां का गम चेहरे पे लिए बात करती है। वैसे ये दोनों क्या बात कर रहे हैं तब से? और ये दोनों उस पौधे के सामने क्या कर रहे हैं? क्या इसका मतलब वह पौधा ठीक हो गया है? क्या इसने अपना कहा करके दिखाया? अगर ऐसे है तो इन दोनों ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? क्या ये दोनों इस बात को भूल गए हैं कि यह कॉलेज मेरा है? आखिरी लाइन कहते समय उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। आर्य ने जो किया था वो मन्नत के दिल में एक गहरा घाव दे गया। इसीलिए अब मन्नत ने भी इस कॉलेज और आर्य से दूर जाने का फैसला कर लिया। क्या मन्नत का यह फैसला आर्य और मन्नत को कर देगा एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर? इस वक्त सूरज आर्य के केबिन में सिर झुकाए हुए खड़ा है और आर्य उससे गुस्से से घूरे जा रहा है। सूरज मन ही मन सोचता है, पिछले 10 मिनट से मैं यहाँ ऐसे ही खड़ा हूँ, सर यूं ही मुझे घूर रहे हैं, कुछ बता भी नहीं रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या मुझे पूछना चाहिए? सूरज यही सब कुछ सोच रहा था कि तभी आर्य उसके एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है। आर्य ने उसे घूरते हुए धीमी मगर थोड़ा सा गुस्सैल आवाज में कहा, तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? आर्य ने यह बात बहुत शांत भाव से कहा था, लेकिन उसकी आवाज में कुछ तो ऐसा था जिससे सूरज के शरीर में एक सरसराहट सी दौड़ गई। सूरज ने अपनी थूक निगल लिया और थोड़ा घबराते हुए कहा, जी सर, वो अपने ही तो कहा था कि जब वह लड़की गार्डन में हो तो उसके साथ रहना है, इसीलिए मैं उसके साथ था। आर्य, मैंने तुम्हें उसके साथ रहने को कहा था ना कि उसके साथ हंस के बातें करने को कहा था। सूरज, नहीं सर, वो तो उस पौधे से एक पत्ता निकल रहा है। यही देखकर वो लड़की बहुत खुश हो गई और वो मुझसे इस पौधे के बारे में, उसका कैसे देखभाल किया जाए, इस बारे में बात कर रही थी। आर्य, अपना एक आंख चढ़ाते हुए, क्या उस पौधे में से एक पत्ता निकला है? सूरज, जी सर। आर्य, तो यह बात मुझे क्यों नहीं बताया गया? सूरज, जी सर, दरअसल उस लड़की ने कहा था कि पत्ता थोड़ा और बड़ा हो जाए तो आपको बताना है। आर्य, और क्या क्या बात हुई तुम दोनों के बीच? वैसे तुमने बताया कि उसके तुम्हें पौधे के देखभाल के बारे में भी बताया। सूरज, जी सर, उसने कहा कि जब वो यहाँ नहीं रहेगी तब मुझे उस पौधे का देखभाल करना पड़ेगा। आर्य, एक मिनट, क्या कहा तुमने? वो यहाँ नहीं रहेगी मतलब? क्या वो कहीं जा रही है? सूरज, अब थोड़ा डरते हुए, जी दरअसल सर, उसने कहा है कि थोड़ा चुप रहकर वो इस कॉलेज में नहीं रहेगी। आर्य, क्या इस कॉलेज में नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? सूरज, वो सर, वो किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेगी। आर्य, क्या? जोर से चिल्लाते हुए, उसने ऐसा कहा है तुमसे? गुस्से में दांत पीसते हुए। सूरज, थोड़ा डरते हुए, जी सर। आर्य, डैम, ठीक है, तुम जा सकते हो। उसके बाद सूरज आर्य के केबिन से बाहर चला गया। आर्य इस वक्त काफी गुस्से में था। उसने खुद से ही कहा, मिस मन्नत, बहुत गुरूर है तुम्हें। तुम यह कॉलेज छोड़ के जाना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम इस कॉलेज से नहीं जाओगी, मैं खुद तुम्हें इस कॉलेज से निकलूंगा।
खैर ऐसे ही एक और दिन निकल गया। मन्नत अपने घर आ चुकी थी। आज वो बहुत उदास है। उसकी उदासी उसके मम्मी पापा ने महसूस कर लिया था। उसकी मम्मी ने उसे देखते हुए तोड़ चिंतित स्वर में कहा, मन्नत बेटा क्या हुआ है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। अपनी माँ की चिंता से भरी आवाज सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाई। वो अपनी मम्मी के गले लग गई और रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया जो उसके साथ कॉलेज में हुआ है। उसके पापा भी वहीं थे। उन्होंने भी सब कुछ सुना। जब मन्नत ने उसके मम्मी पापा से कहा कि वो यह कॉलेज छोड़ना चाहती है, तो यह सुनकर उसके मम्मी पापा दोनों ही थोड़े चिंतित हो जाते हैं। फिर मन्नत के पापा उसे समझाते हुए कहते हैं, वेदांत जी, मन्नत लाड़ो अपने तो अपनी बेगुनाही साबित कर दिया है, तो फिर क्यों आप यह कॉलेज छोड़कर जाना चाहती है? आपको तो इसी कॉलेज में रहकर उनको उनकी गलतियों का एहसास कराना है। ऐसे मुश्किलों से भागने से मुश्किलें आसान नहीं होती है बच्चा, बल्कि मुश्किलों का तो डटकर सामना करना पड़ता है। मन्नत ने अपनी पापा की बात तो सुनी, लेकिन उसने अपना मन बना लिया था। उसने अपने पापा से कहा, नहीं पापा, मुझे किसी को कुछ भी एहसास नहीं करवाना। मैं बार यह कॉलेज छोड़ना चाहती हूँ। मन्नत की बातें सुन उसकी मम्मी पापा कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं। उन दोनों ने इशारे से एक दूसरे से कुछ कहा। मन्नत की मम्मी ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, ठीक है बच्चा, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करो। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। 7वां दिन। हमेशा की तरह मन्नत आज भी सुबह सुबह ही कॉलेज आ गई और फिर उसने सबसे पहले सूरज के साथ मिलकर उस पौधे का स्टेप बाय स्टेप देखभाल किया। आज मन्नत सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देती रही थी और सारा प्रोसेस सूरज ने ही किया। फिर सूरज ने कल उसके और आर्य के बीच हुई सारी बातें मन्नत को बता दिया। मन्नत ने सारी बातें सुनी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहां से अपनी क्लास की ओर चली गई। इस वक्त मन्नत आर्य के केबिन में थी। दोनों बस एक दूसरे को घूरे ही जा रहे थे। मन्नत ने थोड़ा झल्लाकर कहा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? अब तक तो आप खुद ही मुझे इस कॉलेज से निकलना चाहते थे। जब मैं खुद ही इस कॉलेज को छोड़कर जाना चाहती हूँ, तो आप मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्यों नहीं देना चाहते हैं? आखिर क्या चाहते हैं आप? आर्य की होठों पर इस वक्त एक शैतानी स्माइल थी, जैसे वो मन्नत को चिढ़ा रहा हो। उसने उसी मुस्कान को बरकरार रखते हुए कहा, मिस मन्नत, मैं आपको यह कॉलेज छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि आपके पास इस कॉलेज को छोड़कर जाने का कोई भी वैलिड रीज़न नहीं है, तो आप यह कॉलेज छोड़कर नहीं जा सकती है। मन्नत, वैलिड रीज़न? व्हाट डू यू मीन बाय वैलिड रीज़न? आपको कैसी वैलिड रीज़न चाहिए? आर्य, वैलिड रीज़न मिस मन्नत, जैसे कि प्रोफेसर ठीक से क्लास नहीं लेते हैं, या इस कॉलेज के फैकल्टी ठीक नहीं है, या फिर मन्नत के एकदम करीब जाते हुए हैरासमेंट, या फिर। आर्य इसके आगे कुछ कह पाता कि मन्नत ने उसे रोकते हुए कहा, बस कीजिए। तब से क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती? आप एक स्टूडेंट के साथ ऐसी बेहुदा बातें कैसे कर सकते हैं? आर्य, बेहुदा बातें? मैंने कौन सी बेहुदा बातें कर दिया है? मन्नत ने आर्य की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ कहा, मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्या मुझे अपनी टीसी मिलेगी या नहीं। मन्नत आर्य की ऐसी गोल गोल बातों से अब इरिटेट हो चुकी थी। उसे आर्य के ऊपर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। फिर भी उसने अपने गुस्से को किसी तरह शांत करते हुए आर्य से कहा, सर आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि मुझे टीसी लेने के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मन्नत की बात पर आर्य ने एक बार फिर कहा, आपको क्या लगता है मिस मन्नत की बार बार एक ही बात को दोहराने से आपकी बात को मान लिया जाएगा और आपको टीसी मिल जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ गई आप? इस बार मन्नत का सब्र जवाब दे गया था। उसने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? मन्नत की ऊंची आवाज सुनकर इस बार आर्य को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने सामने रखे टेबल पर जोर से हाथ मारकर खड़ा हो जाता है और अपने हर शब्द को चबाते हुए कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं इसलिए। हाँ, मैं
मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट इस कॉलेज से अपनी मर्जी से जाए। आर्य की बातों से हैरान होकर मन्नत एकटक बस आर्य को ही देखने लगी। मन्नत को यूं खुद को घूरता देखकर आर्य के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने मन्नत आगे कहा, क्या हाँ, इतने में हैरान हो गई। जानना नहीं चाहोगी कि मैं ऐसा क्यों नहीं चाहता हूँ? तो सुनो, मैं ऐसा इसलिए नहीं चाहता हूँ क्योंकि अगर स्टूडेंट कॉलेज छोड़कर जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि खराबी उस कॉलेज में है और मैं अपने कॉलेज की रेपुटेशन पर किसी भी स्टूडेंट की वजह से कोई भी दाग बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर चाहे वो स्टूडेंट तुम ही क्यों ना हो, समझी? आर्य की बातें सुनकर तो मन्नत जैसे कुछ बोल ही पा रही थी या यूं कहे कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो बोले तो बोले क्या। वो अपने मन में सोचती है, क्या यह इंसान पागल है? हरकतें तो किसी साइको जैसी ही है। भला इतने बड़े नहीं देश के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर एक दो स्टूडेंट चले भी जाए तो इससे इस इंस्टीट्यूशन के रेपुटेशन में ऐसा भी क्या दाग लग जाएगा। मन्नत यह सब सोच ही रही थी कि उसकी सोच पर लगाम कसते हुए आर्य आगे ने आगे कहा, तुम शायद सोच रही होगी कि मैं कोई पागल हूँ। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा है। जब बात मुझसे जुड़ी हुई हो तो मैं ऐसा ही हूँ, और फिर ये इंस्टीट्यूशन तो मेरे दादाजी के नाम पर है, तो उनके नाम के साथ मैं किसी को भी कैसे खिलवाड़ करने दे सकता हूँ। आर्य की बातें सुनकर मन्नत ने अपना थूक निगल लिया। उसे अब आर्य से थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन उसने अपने डर को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। वो अभी भी आर्य की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी एक बार फिर से आर्य की आवाज उसके कानों में पड़ती है, आर्य, अगर तुम तब भी इस कॉलेज को छोड़कर जाना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आसानी से तुम्हें इस कॉलेज से निकाल सकता हूँ, लेकिन इसके बाद तुम इस देश के किसी भी रिप्यूटेड कॉलेज में नहीं पढ़ पाओगी। यह बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो। मन्नत को आर्य की यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसे एक बार फिर से गुस्सा आ गया। उसने अपनी हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, सर, किसी भी नामी या बड़े कॉलेज में जाने का सिर्फ इतना ही फायदा होता है कि हमें एक अच्छी सी डिग्री मिल जाती है, जिससे आगे चल के हमें किसी अच्छी या बड़ी सी कंपनी में जॉब मिल जाती है। लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि नॉलेज किसी भी बड़ा या नामी कॉलेज का मोहताज नहीं है। अगर आज मैं इस कॉलेज से निकाल भी दी जाती हूँ तो फिर भी आप मुझे पढ़ने से या नॉलेज हासिल करने से नहीं रोक पाएंगे। वो तो मैं कितने पढ़कर भी हासिल कर ही लूंगी। और आजकल तो वैसे भी इंटरनेट का ज़माना है, घर बैठे ही सब कुछ मिल जाता है। जरूरत है तो बस इच्छा की, और मुझ में इच्छा शक्ति को कोई कमी नहीं है। तो अगर आप मुझे इस कॉलेज से निकाल भी देते हैं तो मैं कहीं ना कहीं से तो अपनी नॉलेज को बढ़ाती ही रहूंगी। मन्नत की बातें सुनकर एक बार फिर से आर्य का ईगो हर्ट हो गया। उसे एक बार फिर लगा जैसे मन्नत उसे एटीट्यूड दिखा रही है। उसने सोचा, ये लड़की, ये फिर से मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। नहीं, मैं इस लड़की को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। मैं इसका एटीट्यूड और इसका घमंड तोड़कर ही रहूंगा और इसके लिए इस लड़की का इस कॉलेज में रहना बहुत जरूरी है। खुद से ही यह सारी बातें सोचकर उसने मन्नत से कहा, ठीक है मिस मन्नत, मैं आपको इस कॉलेज से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। आप एक होनहार स्टूडेंट है, इसीलिए मैं आपको एक और मौका दे रहा हूँ खुद को साबित करने का। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे दिए गए इस मौके का फायदा उठाएंगी और मुझे और इस कॉलेज को निराश नहीं करेंगी। अब आप जा सकती है। आर्य की बातें सुनकर तो मन्नत का मुंह खुला का खुला ही रह गया। कहाँ तो वो अपना टीसी लेने आई थी और कहाँ इस पागल इंसान के उलझुलुल बातों में फंस कर रह गई। उसने अपने मन में सोचा, यार इस सेल्फ ऑब्सेस्ड साइको इंसान, अगर मैंने और कुछ भी कहा तो इनका तो पता नहीं, पर मैं पक्का पागल हो जाऊंगी। ठीक है एमा आर्यमन अग्निहोत्री सर, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कितने गलत हैं। पापा, आपने ठीक ही कहा था, भागने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है। प्रॉब्लम का डटकर सामना करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और आपकी लाड़ों ने इस प्रॉब्लम का सामना करने का मन बना लिया है पापा,
मन्नत आज पूरे क्लास में चुपचाप ही बैठी रही। इशिका और अनिकेत ने भी यह नोटिस किया था। आज कॉलेज भी जल्दी ही खत्म हो गया है क्योंकि लास्ट पीरियड के प्रोफेसर आज नहीं आए और किसी दूसरे प्रोफेसर ने उन लोगों का थोड़ा बहुत क्लास लेकर छोड़ दिया। कॉलेज खत्म होने के बाद जब सभी घर जा रहे थे तभी इशिका और अनिकेत ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा किया और फिर अनिकेत ने जानबूझकर इशिका से कहा, ईशु, बहुत दिन हो गए हैं यार, हम लोग बीच पर नहीं गए। चल ना यार, आज जाकर आते हैं। मन, तू क्या कहती है? मन्नत, नहीं, मेरा मन नहीं है। तुम दोनों को जाना है तो जाओ, मैं अकेली ही घर चली जाऊंगी। इशिका, थोड़ा सा नकली गुस्सा दिखाते हुए, क्या कहा तूने? जरा फिर से तो कहना। हम दोनों अकेले बीच पर जाएं और मैडम आप अकेली घर जाएंगी? तुझे लगता है कि मेरे होते हुए ऐसा कभी कुछ होगा भी? बोल। अब अनिकेत भी थोड़ा ड्रामा करते हुए कहने लगा, और नहीं तो क्या? तू मुझे इस गुंडी के साथ अकेले कैसे भेज सकती है? तुझे नहीं पता है क्या मेरा और इसका 36 का आंकड़ा है? तू नहीं जाएगी तो ये मुझे तो कच्चा ही चबा जाएगी। तेरे एब्सेंस में ये जंगली बिल्ली मुझ पर कितना टॉर्चर करती है, क्या तुझे नहीं पता? लास्ट वाली 2 लाइन्स उसने मुंह बनाते हुए कहा। इशिका अनिकेत को इस वक्त मुंह खोले देख रही थी। उसने गुस्से से घूरते हुए कहा, जंगली अनिकेत के बच्चे, मैं गुंडी हूं। तूने मुझे गुंडी कहा? मैं तुझ पर टॉर्चर करती हूं, खुद की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा। और मैं तुझे कच्चा चबा जाती हूं। तू किस एंगल से खाने लायक है? मेरा टेस्ट बड्स इतना खराब भी नहीं हो गया है कि मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। छी डॉट, इतना कहकर इशिका ने अपना मुंह बिगाड़ लिया। उन दोनों को ऐसे लड़ते देखकर मन्नत में अब थोड़ा जोर से कहा, अब बस भी करो तुम दोनों। जब देखो तब बस चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। इस पर इशिका ने उसके बाजू को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, हाँ तो इसीलिए तो कह रही हूं कि तू भी चल हमारे साथ, वरना क्या पता हम दोनों रास्ते में जाते जाते एक दूसरे का खून ही कर दे। इशिका वैसे ही मन्नत की बाजू पकड़ के उसके साथ यही सब बेतुकी बातें करते हुए उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगी। अनिकेत जो उन दोनों के पीछे चल रहा था, वो अपना मुंह दबा के हंसने लगा। क्योंकि मन्नत और इशिका आगे चल रहे थे तो उन दोनों ने उसे हंसते हुए नहीं देखा। तीनों ऐसे ही एक दूसरे से बात करते हुए, लड़ते झगड़ते कॉलेज से निकल गए। वहीं दूर खड़ा कोई उन तीनों को ऐसे जाते हुए देख रहा था। जी हाँ, ये और कोई नहीं आर्य ही था। वो अपने केबिन से बाहर निकलकर कुछ कदम चला ही था कि उसे वो तीनों दिख गए। आर्य जहां था वहीं खड़ा होकर उन लोगों को देखने लगा। क्योंकि आर्य उन लोगों से काफी दूर खड़ा था तो वो उन लोगों की बातें नहीं सुन पाया। इस वक्त आर्य के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसे देखकर यह अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल कि वो क्या सोच रहा है। जैसे ही वो तीनों कॉलेज से बाहर चले गए, आर्य भी अपना कार लेकर कॉलेज से बाहर निकल गया। मन्नत, इशिका और अनिकेत तीनों ही इस वक्त बीच पर बैठे हुए थे। इशिका ने मन्नत के कंधे पर हल्का सा चपत लगाते हुए कहा, चल, अब बता क्या हुआ है तुझे? सुबह से देख रही हूं, तू कहीं खोई सी है। क्लास में भी एकदम चुपचाप बैठी थी। चल बता, अब कौन सी मुसीबत आ गई है तेरी जिंदगी में? बता, मैं अभी के अभी उस मुसीबत का बैंड बजाती हूँ। इशिका ने बॉक्सिंग करने के अंदाज में यह बात कही, तो इस बार मन्नत भी हंसने से खुद को नहीं रोक पाई। फिर उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अनिकेत और इशिका को आर्य के केबिन में हुई सारी बातें बता दी। इस बात से दोनों ही काफी खुश हो गए कि अब मन्नत यह कॉलेज छोड़कर नहीं जा रही है। लेकिन उन्हें आर्य पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने मन्नत के साथ इतनी बदतमीजी की थी। कुछ देर तो तीनों ही खामोश बैठे रहे। फिर अनिकेत ने सबका मूड चेंज करने के लिए वहीं पास के एक गोले वाले को ठेले पर जाकर तीनों का मनपसंद गोला लेकर आता है। अपना मनपसंद गोला देखकर इशिका और मन्नत के चेहरे पर भी चमक आ जाती है। फिर तीनों मिलकर मस्ती करते हुए गोला खाते हैं। मन्नत अब काफी हद तक ठीक महसूस कर रही थी। कुछ देर ऐसे ही मस्ती मजाक करने के बाद तीनों ही अपने घर की ओर चल देते हैं।
शाम का वक्त, अग्निहोत्री पैलेस। आलिशान अग्निहोत्री पैलेस के दूसरे माले में स्थित विशाल स्टडी रूम में इस वक्त आर्य अपनी लैपटॉप पर कॉलेज स्टूडेंट्स से रिलेटेड कुछ फाइल्स देख रहा था। कुछ स्टूडेंट्स के फाइल्स देखने के बाद उसकी नज़र मन्नत की फाइल पर चली गई। उसने बाकी सब फाइल्स को साइड में रख दिया और मन्नत की फाइल उठाकर इसकी तस्वीर को देखने लगा। उसे इस वक्त उसकी और मन्नत की सभी मुलाकात याद आने लगी। उसके चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी मुस्कान थी। उसने अपने मन में सोचा, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने आप पर। तुम बस देखती जाओ मिस मन्नत कि कैसे मैं तुम्हारा यह घमंड तोड़ता हूं। आर्य के चेहरे पर अभी भी वो डेविल स्माइल थी। वो मन्नत को तस्वीर पर हाथ फिरा रहा था। तभी धीरे धीरे उसकी वो डेविल स्माइल एक सॉफ्ट स्माइल में बदल गई। दरअसल आर्य इस वक्त मन्नत और उसकी सुबह वाली मुलाकात को याद कर रहा था। मन्नत जब सुबह आर्य के केबिन में उससे बात करने आई थी, तो दोनों के बीच बहस होने की वजह से मन्नत का उससे गुस्सा हो जाना और फिर गुस्से की वजह से उसके फूले हुए गालों का लाल हो जाना, बात करते वक्त बार बार उंगली से अपने चश्मे को एडजस्ट करते हुए ऊपर करना। आर्य इस वक्त यही सब सोच रहा था, जिस वजह से उसका डेविल स्माइल एक सॉफ्ट स्माइल में बदल गई और अचानक ही उसके मुंह से निकला, क्यूट। आर्य यह सब सोच ही रहा था कि स्टडी रूम के दरवाजे पर उसे दस्तक सुनाई दी। अपने बड़े से स्टडी रूम में कुछ स्टूडेंट्स के फाइल्स देखते वक्त आर्य को मन्नत की फाइल मिली। वो बाकी के फाइल्स को साइड में रखकर उस फाइल को हाथ में ले लेता है। आर्य इस वक्त मन्नत की तस्वीर देख रहा था। उसके होंठों पर एक मीठी सी मुस्कान थी। आर्य मन्नत की तस्वीर को देखते हुए ही अपनी उंगलियों से सहला रहा था और मुस्कुरा रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। आर्य को लगा कि यह जरूर सविता मासी ही होंगी, इसीलिए उसने बिना कुछ पूछे ही दरवाजे पर खड़े इंसान को अंदर आने को कह दिया। दरअसल सविता मासी एक लगभग 49-50 साल की औरत है। वो इस घर में प्रेमलता जी के शादी से पहले से ही मौजूद थी। उन्होंने बचपन से ही आर्य को अपने बेटे तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। प्रेमलता जी सोशल एक्टिविस्ट होने की वजह से हर वक्त आर्य के साथ नहीं रह पाती थी। उनसे जितना होता था वो आर्य का ख्याल रखती थी और जब वो नहीं होती थी तब सविता मासी आर्य का ख्याल रखती थी। इसीलिए आर्य भी उनको अपनी माँ की तरह ही सम्मान देता है। अग्निहोत्री पैलेस का दूसरा माला सिर्फ आलिशान ही नहीं, बल्कि हाई टेक, मॉडर्न कॉन्सेप्ट और यूनिकनेस के साथ बनाया गया था। यह दूसरा माला सिर्फ आर्य के लिए ही था। इस फ्लोर पर एक आलिशान बेडरूम, एक बड़ा सा स्टडी रूम जिसमें दुनिया भर की किताबें रखी गई थी, एक जिम जिसके साथ लगा हुए एक स्विमिंग पूल था। आर्य के कमरे में यहाँ तक कि उस फ्लोर पर भी उसके घरवालों के अलावा सिर्फ सविता मासी को ही जाने की इजाज़त थी और किसी को भी उस फ्लोर पर जाने की इजाज़त नहीं थी। आर्य ने जैसे ही कमरे अंदर किसी और को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो काजल? तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? जी हाँ, आर्य के स्टडी रूम में आने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि काजल ही थी, जो आर्य के लिए कॉफ़ी लेकर आई थी। काजल ने इस वक्त एक डीप नेक की सलवार डाली हुई थी जिससे उसका हल्का सा क्लीवेज दिख रहा था। कहने को तो उसने दुपट्टा भी डाला हुआ था, लेकिन वह लेना या ना लेना एक ही बात थी। आर्य का गुस्से वाला चेहरा देखकर एक पल के लिए तो काजल भी घबरा गई, लेकिन उसने अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दुनिया भर की मिश्री बातों में घोलते हुए कहा, वो आर्य जी, दरअसल सविता मासी थोड़ी देर के लिए किसी काम से बाहर गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आपके लिए कॉफ़ी लेकर आ जाऊं। वैसे भी तो आप कितना काम करते हैं। अब घर पर आने के बाद भी अगर आपको सिर्फ एक कप कॉफ़ी के लिए इंतज़ार करना पड़े तो क्या फ़ायदा मेरा इस घर में रहने का। आखिर मैं भी तो इस घर का ही एक सदस्य हूं ना, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है घरवालों के लिए। इसीलिए आर्य ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए अपनी 2 उंगलियों से माथे को रब करते हुए कहा, इसीलिए तुम्हें लगा कि तुम्हें मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आना चाहिए। आर्य की बातें सुनकर काजल की होंठों की मुस्कान और बड़ी हो गई। उसने जल्दी जल्दी हाँ में अपना गर्दन हिला दिया।
तभी उसने देखा कि आर्य अपने माथे को रब कर रहा है। वो जल्दी से कॉफी का कप टेबल पर रखते हुए आर्य के पास गई और बोली, क्या हुआ है आपको? क्या आपके सिर में दर्द हो रहा है? आइए मैं आपका सिर दबा देती हूँ। इतना कहकर जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, आर्य कुछ बोल पता उससे पहले ही उस कमरे में एक गंभीर आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो काजल? यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि प्रेमलता जी की थी। इस वक्त उनके चेहरे पर थोड़े गुस्से के भाव थे। आज प्रेमलता जी आश्रम के किसी काम से बाहर गई हुई थी। काजल ने आर्य के करीब जाने के लिए इसी मौके का फायदा उठाया। प्रेमलता जी आर्य के कमरे में कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने जा रही थी कि तभी उन्हें स्टडी रूम से किसी लड़की की आवाज सुनाई दिया। वो आर्य के कमरे में ना जाकर सीधा स्टडी रूम में चली गई। काजल इस वक्त थोड़ी डरी हुई थी। वो अच्छे से जानती थी कि उसका आर्य के आसपास मंडराना प्रेमलता जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस घर में प्रेमलता जी की ही चलती है। कहीं उसके इस हरकत की वजह से उसे घर से ना निकाल दिया जाए, इसलिए उसने हड़बड़ाते हुए टेबल पर रखा हुआ कॉफी का कप दिखाते हुए कहा कि सविता मासी के ना होने पर वो आर्य को कॉफी देने आई थी और फिर जल्दी से स्टडी रूम से निकल जाती है। जहां उसे ऐसे जाते देखकर आर्य हंसने लगता है, तो वहीं प्रेमलता जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। उन्होंने आर्य को हंसता हुआ देखकर मन ही मन कहा, आर्य क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि यह लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है? आप कैसे इतना केयरलेस हो सकते हैं? आपके इसी केयरलेसनेस की वजह से कहीं काजल अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। मेरे होते हुए काजल जो चाहती है उसे वो कभी नहीं मिलेगा। इससे पहले कि काजल कुछ कर पाए मुझे ही आपको शादी के लिए हर हाल में मनाना पड़ेगा। प्रेमलता जी को ऐसा अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर आर्य ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मॉम, क्या हो गया? आप कहाँ खो गई? वैसे आप यहाँ कुछ काम से आई थी क्या? आर्य की आवाज सुनकर प्रेमलता जी अपनी ख्यालों से बाहर आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं। फिर वो आर्य के साथ उन डॉक्यूमेंट्स पर कुछ देर तक बात करती रही और फिर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। Guys, like the story and subscribe my channel. Thanks for listening the story.